वेलकम टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। हमारे चारों ओर न जाने कितनी वस्तुएं दिखती हैं, पर क्या वह सभी एक ही चीज से बनी होती हैं? क्या कभी आपने ये जानने का किया प्रयास? अगर नहीं तो इस चैप्टर में आज समझेंगे हम सब आज। क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स एंड ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। हम किन किन बेसिस पर वस्तुओं के समूह बना सकते हैं, ये पूरा चैप्टर इस बारे में है। और हम वस्तुओं के समूह बनाते क्यों हैं, क्या होता है इससे, आइए समझते हैं। फर्स्ट हेडिंग, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर बहुत अलग अलग तरीके की वस्तुएं हैं, जैसे कुछ खाने की वस्तुएं हैं, कुछ कपड़े हैं, भोजन और वस्त्र हैं, और उनमें भी अलग अलग विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। कुछ और वस्तुएं जैसे कुर्सी हैं, बैलगाड़ियां हैं, साइकिलें, बर्तन, किताबें, खिलौने, जल, पानी, पत्थर, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ है ऑब्जेक्ट्स की। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग शेप है, कलर्स अलग है और उनका यूज़ भी अलग होता है। सब में विभिन्नताएं हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स राउंड हैं, गोल हैं, जैसे कि फुटबॉल या कोई कंचा, ग्लास का मार्बल। कुछ नियरली राउंड हैं, अगर आप लिस्ट बनाएं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस या घड़ा, ये अबाउट टू राउंड हैं, गोल प्रतीत होते हैं। लेट अस से हमने एक लिस्ट बनानी है ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो प्लास्टिक से बने हों, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स और कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप ग्रुप बना सकते हैं जो किसी और चीज़ से बने हों, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बेसिस पर आप चाहें आप ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना सकते हैं। क्रियाकलाप 1, एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। वो ऑब्जेक्ट्स हमारे घर से भी हो सकते हैं, हमारे स्कूल से, क्लासरूम से, आउटसाइड द स्कूल से, कहीं से भी हम इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल और लाइक एटसेट्रा। हम इन ऑब्जेक्ट्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं जो आप सोच तो सकते हैं पर उन्हें क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे कि दीवार, पेड़, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, ये आप सभी सोच सकते हैं पर आप इन्हें लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को जो हमने कलेक्ट किए, इन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक वो कैटेगरी जिसमें पेपर या फिर वुड से बने हो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो लकड़ी या कागज से बनी हैं, और दूसरा ग्रुप जो इनसे नहीं मिलकर बनी है। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन पेपर और वुड से बना है और कौन इनसे नहीं मिलकर बना है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होते हैं, थोड़ा और योजनाबद्ध काम करते हैं। इसमें हमने एक टेबल बनाई है और टेबल में हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। लाइक प्लेट है, जैसे वो स्टील से भी हो सकती है, कांच की प्लेट भी हो सकती है, प्लास्टिक की प्लेट भी हो सकती है। पेन जैसे प्लास्टिक से भी हो सकता है, कोई सी मेटल का भी बना हो सकता है। ऐसे ही स्कूल बैग, ऐसे ही आप कोई और वस्तु ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टीचर्स की या फिर किसी बड़े की, फ्रेंड की आप हेल्प लेकर भी इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे चारों ओर कितनी ही वस्तुएं हैं और वो अलग अलग मटेरियल से वो वस्तुएं बनी होती हैं। इसी को थोड़ा और समझते हैं एक्टिविटी 2 से। 4.2 टेबल में आप देख रहे हैं हमने यह लिस्ट बनाई है वेरियस मटेरियल्स की, पदार्थ, अलग अलग पदार्थों की, जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, और इन पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ दिस मटेरियल्स, हमने वो लिखे हैं। लाइक वुड से हमने चेयर, टेबल, प्लो, बुल्लक कार्ट, उसके व्हील्स, ये सब वुड से बने होते हैं। पेपर से लाइक बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब कागज से भी बन सकते हैं। चमड़े से लाइक पर्स, शूज़, बेल्ट। आप ऐसे ही इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल से कि हम ग्रुपिंग कर पा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट वे से हम ग्रुप बना सकते हैं। पहला हमने बनाया था कि ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल से बने थे, और इसमें हमने बनाया है मटेरियल्स और उनसे क्या ऑब्जेक्ट्स बने हैं। तो हम अपनी चॉइस पर, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट मटेरियल्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं। तो आपको जानकर हैरानी हुई कि एक ऑब्जेक्ट
मैनी मटेरियल से मेड अप हो सकता है। एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर वही एक पदार्थ, उससे भी हम कई वस्तुएं बना सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस वस्तु को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्यों हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानें, क्या बेसिस है कि हम कैटेगराइज करें उन डिफरेंट मटेरियल्स को। आइए समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो गिलास होता है जिससे हम पानी पीते हैं वो कपड़े का क्यों नहीं बनाते? आपको हंसी आ रही होगी, बड़ा कपड़े का भी कोई गिलास होता है? हाँ जी, क्योंकि कपड़े में वो गुण नहीं है जो स्टील के गिलास या किसी मेटल के गिलास में है, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकता पानी को। ऐसा करना भी बेवकूफ़ी ही होगी कि हम कोई कपड़े का गिलास बनाएं और उसमें पानी डालें। पिक्चर में भी देख रहे हैं वो पानी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम किसी पेपर लाइक मटेरियल से कोई कुकिंग वेसल नहीं बना सकते, यानी खाना बनाने वाले बर्तन हम कागज़ की सहायता से नहीं बना सकते, ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हम वस्तु बनाते हैं उसके लिए जो पदार्थ चूज़ करेंगे कि किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनाए, वो उस डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, उसके पर्पस पर कि किस चीज़ के लिए वो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की जो उनके यूजेस के लिए, जो उनके उपयोग के लिए उन्हें इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ गुणों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। पहला गुण है ये। मटेरियल्स जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन जो होता है वो डिफरेंट लगता है कॉपर और एल्युमिनियम से। तांबे और एल्युमिनियम से लोहा अलग दिखता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होंगी। इसे एक्टिविटी 3 से हम समझेंगे। हमने कुछ विभिन्न मटेरियल्स लेने हैं, डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। आप इन्हें देखिए, क्या इनमें से कुछ भी आपको चमकीला दिख रहा है? आप उन शाइनी मटेरियल्स को जो आपको चमकदार लगे उनको एक अलग ग्रुप में बांट लीजिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, टीचर्स की हेल्प से आप उन्हें कट कीजिए, बीच में से कट कीजिए, तो आप देखेंगे कट करने पर कुछ सब्सटेंसेस आपको जो फ्रेशली कट हुए हैं वो कुछ आपको शाइनी अपीयर होंगे बीच में से, क्योंकि हवा में आने के बाद कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर लेयर सी आ जाती है, वो अपनी चमक खो देते हैं। आप ऐसे ही कट करके वेरियस मटेरियल्स को देख सकते हैं कि क्या उनमें लस्टर, क्या उनमें चमक है या नहीं। चमक को हिंदी में द्युति कहते हैं। क्या उनमें द्युति है या नहीं। काट कर आप वेरियस सब्सटेंसेस को, अलग अलग पदार्थों को देख सकते हैं। नहीं तो रेगमार्क का पेपर, जिसे सैंड पेपर भी कहते हैं, आप उससे रगड़ कर भी चमक को चेक कर सकते हैं कि क्या इस सब्सटेंस में चमक है या नहीं। मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिसमें चमक हो, जैसे कि धातुएं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब इनमें चमक होती है, इन्हें हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स कई बार अपनी शाइन को लूज कर देते हैं और डल से अपीयर होते हैं। कई बार ये अपनी चमक खो देते हैं धातुएं और द्युतिहीन, निष्प्रभ सी दिखती हैं, डल सी। क्यों? क्योंकि इन पे वायु या नमी में आने के कारण इन पर लेयर सी आ जाती है। इसलिए हमें उन्हें रेगमार्क के पेपर से रगड़ कर देखना पड़ता है कि क्या वाकई इनमें चमक है या नहीं। जिनमें चमक है उन्हें हम धातुएं कह देते हैं और जिनमें चमक नहीं होती उन्हें हम अधातु कहते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इसे आप किसी लोहार की दुकान पर या कोई वर्कशॉप में, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि वेरियस मेटल रॉड्स उनके पास होती हैं जिनसे वो काम करते हैं कि क्या उनमें द्युति, चमक है या नहीं है। तो इस तरीके से भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनमें चमक है और ऐसे मटेरियल्स जिनमें चमक नहीं है। चमक एक गुण हो सकता है। दूसरा गुण, हार्डनेस, कठोरता। डिफरेंट मटेरियल्स जो भी आपके चारों ओर हैं, आप उन्हें हैंड से प्रेस करके देखिए। कुछ तो आपको ईजिली कंप्रेस होते हुए नजर आएंगे, आसानी से आप उनको दबा पा रहे होंगे, संपीड़ित हो जाएंगे, और कुछ नहीं हो पाएंगे, उन्हें संपीड़ित करना बहुत कठिन होगा। कुछ दब जाएंगे, कुछ नहीं दबेंगे। एग्जाम्पल लाइक जैसे चाबी, मेटल की चाबी होती है, इसे आप स्क्रैच कीजिए। लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, कोई भी और मटेरियल जो भी आपके चारों ओर ईजिली अवेलेबल है, आप देखेंगे कि कुछ को तो आप ईजिली स्क्रैच कर पाएंगे, खुरच पाएंगे,
और कुछ को आप कंप्रेस या स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। ऐसे मटेरियल्स जिनको कंप्रेस या फिर स्क्रैच किया जा सके इजीली, उनको हम दबा भी सकते हैं और स्क्रैच खरोंच भी डाल सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी कि वो होते हैं कोमल पदार्थ। पिक्चर में आप देख रहे हैं रबड़ आसानी से दब जाती है, प्रेस हो जाती है, स्क्रैच भी कर सकते हैं, खुरच भी सकते हैं इसे। कॉटन, रुई, लेदर, वूल, फैब्रिक्स, ये सभी सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। और इनके अपोजिट जिन्हें डिफ़िकल्ट हो कंप्रेस करना, यानी कि जिन्हें संपीड़ित करना बहुत कठिन हो, उन्हें हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स, कठोर पदार्थ। मेटल, वुड, प्लास्टिक, स्टोन, ब्रिक, डायमंड, आइस, सेरेमिक, ये सभी हार्ड मटेरियल्स हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, दिखावट के आधार पर और कठोरता के आधार पर। आइए कुछ अन्य गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, विलेय अथवा अविलेय। एक्टिविटी 4, इसमें कुछ सैंपल्स लेने हैं सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि कुछ ठोस पदार्थ लेने हैं, जैसे शुगर, चीनी, नमक, चौक का पाउडर, मिट्टी, फिर सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा जो होता है, उसको आप कलेक्ट कीजिए। 5 सैंपल लिए हैं तो 5 आप गिलास लेकर और हर ग्लास में पानी भर देना है। फिर उन 5 ग्लासेस में एक एक चम्मच हमने अलग अलग ये सोल्यूशंस बनाने हैं। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो आराम से घुल जाएंगी और कुछ उसमें अविलेय होंगी, नहीं घुल पाएंगी। जैसे शुगर आप पानी में घोलते ही हैं, शिकंजी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो ये आराम से पानी में घुल जाती है, ये होती है सोल्यूबल, विलेय। चौक का पाउडर अगर आप घोलना चाहें, देखिएगा घोल कर, तो ये नहीं घुलेगा, तो ये होगा अविलेय, यानी कि इनसोल्यूबल। तो इस तरीके से हम फिर पदार्थ को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पानी में आसानी से घुल जाएं वो होते हैं विलेय, सोल्यूबल, और जो नहीं घुल पाते वो होते हैं अविलेय, इनसोल्यूबल। आप मुझे बताइए कि क्या रेत पानी में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? पिक्चर में देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। रेत पानी में इनसोल्यूबल है। इसी तरीके से आप इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकते हैं उस बेसिस पर कि कौन पानी में घुल जाएगा पूरी तरह और कौन पानी में नहीं घुलेगा। इसी बेसिस पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सब्सटेंसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, विलेय जो हो जाएं, और सब्सटेंसेस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो अविलेय रहे। पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लार्जर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में डिसॉल्व कर लेता है। क्या लिक्विड्स भी आपस में डिसॉल्व होते हैं? यानी कि क्या एक द्रव दूसरे द्रव में भी घुल सकता है? पिक्चर में देखिए, क्या हम जूसेस में, इंक में पानी घोल पाते हैं? हाँ, लिक्विड्स भी आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। टेबल में देखिए, नमक पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, सोल्यूबल है। चीनी ये भी सोल्यूबल है। बालू इनसोल्यूबल है, सैंड यानी कि इनसोल्यूबल है। चौक का पाउडर ये भी इनसोल्यूबल है, और सॉडस्ट ये भी इनसोल्यूबल है। तो आप इसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं इस टेबल को। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, इसमें हमने चेक करना है कि क्या लिक्विड्स भी आपस में घुल सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट करे हैं, जैसे विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू का रस, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, केरोसिन, मिट्टी का तेल या कोई अदर लिक्विड, हमें जिसको चेक करना है। एक ग्लास टम्बलर कांच का ग्लास लेना है, उसे पानी से आधा भर देना है, फिर उसमें चम्मच भरकर जो भी द्रव हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको स्टिर करके अच्छे से और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप यही सेम तरीका अदर लिक्विड्स के लिए भी ऑब्जर्व कीजिएगा और इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे विनेगर, सिरका, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। लेमन जूस ये भी कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, क्या ऑयल पानी में मिक्स होता है? नहीं, ये मिक्स नहीं होगा। कोकोनट ऑयल ये भी मिक्स नहीं होगा। केरोसिन ये भी मिक्स नहीं होगा। तो ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहे, जूसेस पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ तो लिक्विड्स पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और कुछ लिक्विड्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो ऊपर एक लेयर सी बना रहे हैं। पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, जैसे इसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो गए और इसमें एक लेयर सी बन गई, ऑयल जैसे कि ऊपर आ जाता है। ऐसे ही कुछ गैसेस पानी में घुल जाती हैं और कुछ गैसेस पानी में नहीं घुलती। क्या आपको पता है मछली पानी में जिंदा कैसे रहती है?
क्योंकि पानी में यूजुअली स्मॉल क्वांटिटीज कुछ गैसेस की डिसॉल्व होती है, लाइक ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है। और इस तरीके से जो वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो वही घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी में होती है उसी को लेकर जिंदा रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कुछ सब्सटेंस सोल्यूबल हैं और कुछ इनसोल्यूबल हैं, कुछ विलेय हैं और कुछ अविलेय हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट वस्तुएं जल में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। एक्टिविटी 4 में हमने अभी देखा ही था कि कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड थे जो घुल नहीं रहे थे, वो नीचे जाके बैठ रहे थे। एक्टिविटी 5 में भी हमने कुछ नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स भी ऐसा कर रहे थे जो घुल नहीं रहे थे, वो ऊपर रह पा रहे थे, जैसे तेल पानी में था। तो ऐसे ही कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, जैसे पत्तियों को, चाबी को, खिलौनों को, लकड़ी के टुकड़े को। आप वेरियस ऑब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि कौन फ्लोट करेगा, कौन सिंक करेगा। तो इस तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट और सिंक। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इजीली घर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गुण है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक का गेम प्ले किया है? छिपम छिपाई जिसे हम कहते हैं, लुक्का छिपी का खेल खेला ही होगा। तो क्या आप ऐसे स्थान पर छुपना पसंद करेंगे जैसे कांच की खिड़की के पीछे या फिर दीवार के पीछे? आप दीवार के पीछे ही छिपते हैं। क्यों? क्योंकि कांच की खिड़की में से आपके दोस्त को दिख जाएगा और ऑब्वियसली आप स्पॉट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम आर पार देख पाते हैं। आप जब दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ वेरियस टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो ग्लास से बने होते हैं और आपको उसमें से ईजिली दिख जाता है कि क्या पड़ा है, लाइक बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स। तो शॉपकीपर प्रेफर करते हैं ताकि कस्टमर्स को ईजिली हो जाए उनको बाय करने के लिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से आर पार देखना आसान हो, आराम से दिख जाए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी वस्तुएं। और इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे मटेरियल्स से होते हैं जिनमें आप इजीली विजिबल नहीं होते, आप उनमें आर पार नहीं देख पाते, उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, आर पार दिख रहा है उसका फेस, इसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। आप लास्ट पार्ट में देख रहे हैं ओपेक, यानी कि अपारदर्शी, फेस नहीं दिख पा रहा आर पार, जैसे वुड, लकड़ी, कार्डबोर्ड या मेटल्स, धातुएं, ये सभी क्या होती हैं? ये अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। इसी तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं कि आपके चारों ओर कौन सी पारदर्शी वस्तुएं हैं जिनमें आर पार दिख पाए, ट्रांसपेरेंट, और जिनमें आर पार ना दिख पाए, अपारदर्शी वस्तुएं। तो ये भी एक बेसिस हुआ कैटेगराइज करने का। एक्टिविटी 6 एक और टाइप समझते हैं हम ऑब्जेक्ट्स का। इसके लिए हमने कागज की एक शीट लेनी है और उससे हमने किसी जलते हुए बल्ब को देखना है। तो आप क्या देख पाएंगे आराम से? नहीं। तो फिर आइए एक और चीज करते हैं, उस पर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, शीट ऑफ पेपर फैला दीजिए, और अब फिर उस जहाँ पर आपने ऑयल डाला है फिर उस पार्ट से आप उस बल्ब को देखिए। तो आपको दिखेगा बल्ब थोड़ा हल्का हल्का, क्लियरली पूरा तो नहीं विजिबल होगा, लेकिन धुंधला धुंधला सा आपको विजिबल अब बल्ब हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली तो नहीं दिखें पर पार्शियली थोड़ा धुंधला सा दिख जाए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरा तो नहीं गुजर पाता लेकिन आभास हो जाता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखता है, इसे हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तेल लगा कागज जो ऑयली पैच बना पेपर पे, उसने ट्रांसल्यूसेंट बना दिया पेपर को, इसलिए बल्ब विजिबल हो रहा था। तो आप इस तरीके से ग्रुप्स बना सकते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में आप वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर गई और उसने एक्टिविटी की, एक टॉर्च लेकर अपने हथेली के ऊपर रख दी। आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरीके से सेट की उसने, और वो अब देख रही है कि प्रकाश उसको दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पूरा तो नहीं पास हो रहा। तो आप बता पाएंगे कौन सा टाइप हुआ, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी? पिक्चर में आप देखिए, पूरी तरीके से लाइट पास हो जाए वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, धुंधला धुंधला सा लाइट पास हो, पूरा नहीं, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट।
पारभासी, और जिसमें से बिल्कुल लाइट पास नहीं हो वो होते हैं ओपेक, अपारदर्शी। तो आप बताइए इस एक्टिविटी में कौन सा टाइप हमें समझ आया? हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट बिहेवियर शो हुआ, पारभासी बिहेवियर शो हुआ। हमने सीखा कि मटेरियल्स को हम डिफरेंट टाइप पर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, दिखावट के रूप पर, हार्डनेस के ऊपर, फ्लोट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं कि तैर रहे हैं, लाइट को पास होने दे रहे हैं कि नहीं होने दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने मटेरियल्स के ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस, उनमें क्या समानताएं थी और क्या विषमताएं थी उन आधार के ऊपर। हम ग्रुप क्यों बना रहे हैं? हमें क्या नीड है कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप में बनाना पड़ रहा है, समूह में रखने की आवश्यकता है? हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में भी हम देखते हैं, अगर हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की तो हमें उसे आसानी हो जाती है। लाइक घर पर ही देखते हैं, अगर एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स एक जगह रखे हों तो हमें आसानी हो जाती है ढूंढने में। इसी तरीके से आप अगर शॉप पर जाते हैं जहाँ पर दुकानदार आपको सामान देता है तो देखते हैं कि वो एक ही तरीके के बिस्किट एक जगह रखता है, साबुन एक जगह रखता है, दालें एक जगह, मसाले एक जगह। इस तरीके से क्या हो जाता है, उनको ढूंढना, उनको पहचानना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग हमारे लिए यूजफुल होती है। हमें मटेरियल्स जो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स, दे मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। उनके गुणों को स्टडी करने में, उनको ऑब्जर्व करने में हमें आसानी होती है। और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है। मेन कीवर्ड्स जो इस चैप्टर में हमने कवर किए, हार्ड, कठोर, इनसोल्यूबल, अविले सब्सटेंसेस, लस्टर, चमकदार जो थे, मटेरियल, पदार्थ अलग अलग तरीके के हैं, मेटल्स, धातुएं, ओपेक, अपारदर्शी वस्तुएं, खुरदरा, रफ सोल्यूबल जो घुल जाएं, ट्रांसल्यूसेंट पारभासी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये सभी कीवर्ड्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। ये होल समरी के पॉइंट्स भी हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। आप एक एक को पढ़िए और अब आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। Thank you guys for watching our video. Make sure you subscribe the channel, like and comment also. मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक stay safe, stay healthy and keep smiling. Thank you.